वंदे मातरम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल बाहुबली सर में आपका स्वागत है। और आज का आपका जो पहला प्रश्न है वह इस प्रकार से है। जैविक खेती में भारत का स्थान क्या है? पहला ऑप्शन 8वां, दूसरा ऑप्शन 9वां, तीसरा ऑप्शन 7वां, चौथा ऑप्शन 5वां। तो आपका जो सही जवाब है वो है आपको दूसरा ऑप्शन 9वां। तो पहले आप जानिए कि जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है। ऑर्गेनिक फार्मिंग वो है जिसमें आपको जो सिंथेटिक उर्वरक है उसका प्रयोग नहीं होता है, सिंथेटिक कीटनाशक है उसका प्रयोग एकदम न के मात्रा में या फिर न के बराबर या नहीं ही होता है, उसको हम लोग जैविक खेती बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैविक खेती का डिमांड जो है ये आज हुआ है, ऐसा नहीं। 1990 से ही जैविक खेती का बाजार जो है बन रहा था, लेकिन आज इसका डिमांड बहुत ज़्यादा हुआ है। आपको पता है महेंद्र सिंह धोनी यही खेती किए, आपको रांची के लोग इसका फसल खाएं, उनका साग सब्जी को खाएं, रांची से बाहर भी गया, यहाँ तक कि सऊदी अरब के होटलों में भी उनके सब्जियों का मांग होने लगा था। अब आपको लगता होगा कि जैविक खेती से आपको फायदा क्या है, तो बस आपके दिमाग में यही आता होगा कि जैविक खेती जो है उसको करने से हमारा उसको उसका सब्जी जो खाएंगे उससे हमारा शरीर भर स्वस्थ रहेगा। तो ऐसा नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारा लाभ है। जैसे भूमि का उपजाऊ क्षमता बढ़ जाएगा, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होगी। कहने का मतलब है लगातार आप जो पटाते रहते हैं ना डेली डेली, वो आपको गैपिंग, बहुत ज्यादा गैपिंग मिलने लगेगा। काहे कि जैविक खेती होगा तो ज्यादा पानी नहीं चाहेगा वो खेत। दो तीसरा, आपको रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होगी तो लागत कम होगा, निर्भर कम हो जाइएगा तो लागत भी कम होने लगेगा। फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होने लगेगी। बाजार में जैविक उत्पाद का मांग बढ़ेगा तो किसान का आय में वृद्धि होगा। भूमि की जो जल होती है उसकी धारण क्षमता भी बढ़ेगी। देखिए भारत जो है कृषि प्रधान देश है, और भारत में लगभग जितना भूभाग है उसका 51% भूभाग पर कृषि होता है, 4% भूभाग पर चारागाह है, और लगभग 2% भूभाग पर वन है, और 24% भूभाग जो है वो बंजर या बिना उपयोग का है। ऐसा नहीं कि भारत जो है आपको बहुत कृषि प्रधान होने के कारण या सब चीज के उत्पादन में आगे है। फसलों के उत्पादन में धान और गेहूं में अभी भी हम लोग दूसरा स्थान रखते हैं, पहला स्थान अभी भी चीन रखता है। लेकिन बहुत सारा ऐसा चीज है जिसमें हम लोग आज भी पहला स्थान रखते हैं। सबको नोट डाउन कीजिएगा, काम देगा जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत मतलब मरते दम तक, मरते समय तक आपको काम देगा। जैसे आम, केला, चीकू, खट्टे फल, काजू, नारियल, काली मिर्च, हल्दी, इन सब में भारत अभी भी प्रथम स्थान पर है। तो जैविक खेती के मामले में भारत कौन सा स्थान है? भारत का 9वां स्थान है। और भारत में सबसे पहले जैविक खेती कहाँ हुआ पूर्ण रूपेण? तो वह है सिक्किम। सिक्किम के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग। एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ चुका है। सिक्किम के राज्यपाल का भी नाम पूछा, तो सिक्किम के राज्यपाल जो है वर्तमान में वो गंगा प्रसाद है। आपको और एक दो प्रश्न है जिसका जवाब आपको 9वां है। जैसे एक प्रश्न है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भारत का स्थान 2019 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो उसमें भारत का स्थान 9वां था। आपको एक प्रश्न और है, आपको जो विश्व में प्रदूषित शहर है उसमें जो 1 से लेके 10 तक में आपको 9वां स्थान जो रखता है, वो 9वां स्थान कौन रखता है? तो 9वां स्थान रखता है लखनऊ। मतलब 3 प्रश्न जिनके उत्तर आपको क्या मिले? लखनऊ। सबको नोट डाउन करते चलिए। आपका अगला प्रश्न है, हाथियों की आबादी सर्वाधिक किस राज्य में है? पहला ऑप्शन झारखंड, दूसरा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन कर्नाटक, चौथा ऑप्शन केरल। तो इसका जो सही जवाब है वो है कर्नाटक। कर्नाटक में 6049 हाथी बताया गया है 2017 के रिपोर्ट में, और वो पहले स्थान पर रहा। और जब कुल हाथी था उस समय 2017 के रिपोर्ट में बताया गया है कुल हाथी की संख्या भारत में 27,312 हाथी। अगर दूसरा स्थान आपको पूछे तो दूसरा स्थान इसमें असम का था, 5719 हाथी। अगर आपको पूछे कि इसमें तीसरा स्थान किसका था 2017 के रिपोर्ट के अनुसार, तो इसमें तीसरा स्थान 3054 के साथ केरल का था। हाथी की जनगणना हमेशा हर 5 साल के अंतराल में की जाती है। अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में पूछ दे एग्जामिनेशन में, तो झारखंड में हाथी की संख्या 2012 में 688 थी, और 2017 में बढ़ने की जगह में क्या हो गया? घट के 555 हो गया। याद रखिएगा। और झारखंड में ये हमारा राजकीय पशु है ना। और हाथी जो है भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है, और ये बना था 2010 को। और विश्व हाथी दिवस आपको पूछता है कि विश्व हाथी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो हम लोग इसको मनाते हैं 12 अगस्त को। देखिए आपको लगता होगा हाथी का गणना कैसे किया भाई, कैसे कैसे वो लोग घूम घूम के कर लिया। तो इसको गणना करने का 4 टेक्निक होता है। कोई आधार कार्ड से नहीं गिनती होता है, आधार कार्ड नहीं देखा जाता है लोग का। गिनती करने का 4 विधि है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट विधि और सबसे अच्छा विधि जो है लीद से पता करना है। लीद मतलब वो जो अपशिष्ट पदार्थ करता है ना, वो 15 एक दिन में 15 से 16 बार करता है।
उससे गिनती कर लेता है 15 से 16 बार एक हाथी का, उसी तरह से गिनती करके समझ आता है कि कितना हाथी का संख्या होगा, उससे वो लोग अंदाजा लगाता है, मतलब ये अंदाजतन है। दूसरा है आपको जब हाथी कहीं पर पानी पीने जाती है उस समय ये लोग काउंट कर देता है। अब हाथी में नर और मादा चेक करने का भी बहुत मतलब कि खास टेक्निक है। अगर 8 फीट का हुआ तो समझ जाएगा नर है, अगर 7 फीट का हुआ तो समझ जाएगा कि वहां पर वो जो हाथी है वो है मादा है। थोड़ा अब साइंस की तरफ चलेंगे। जो हाथी जो है उसका वैज्ञानिक नाम एलिफास मैक्सिमस होता है। और अक्सर एग्जामिनेशन में पूछता है सफेद हाथी, सुने होंगे आप लोग भी सफेद हाथी। सफेद हाथी जो होता है उसको क्या कहकर बुलाते हैं, तो सफेद हाथी को हम लोग एल्बिनो कहकर बुलाते हैं। क्या कहकर बुलाया जाता है उसको साइंस में? एल्बिनो कहकर बुलाया जाता है। और म्यांमार में सफेद हाथी को बहुत ही पवित्र माना जाता है, उसका वहां पर पूजा होता है। साइंस में एक प्रश्न ये भी है, हाथी का गर्भकाल कितने समय का होता है, तो हाथी का गर्भकाल जो है वो 22 महीने का, 22 माह का, 22 मंथ का होता है, ध्यान रखिएगा। अब झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आते हैं तो झारखंड का जो लोगो है ना उसमें हाथी है, और उसमें हाथी की संख्या 24 है, और सबका कलर क्या है? सफेद है। तो हम कह सकते हैं एल्बिनो, हाथी के एलिफेंट के जगह में हम लोग उसको एल्बिनो कह सकते हैं। हमारे लोगों का बात हुआ तो थोड़ा लोगों को समझते हुए चलिए, बाल का खाल निकाल ही देते हैं। हमारा लोगों में हाथी का संख्या 24 है जिसका कलर सफेद है। पलाश का फूल भी है लोगों में जिसमें 24 है, उसकी संख्या भी 24 है। नृत्य करते हुए लोग हैं उनकी संख्या 48 है, और वृत्ताकार आवृत्ति है जिसकी संख्या 48 है। हमारा जो लोगो है ना उसका खास बात अगर नोट करिएगा तो जितना भी चीज का संख्या निकलेगा ना सबका संख्या आपको 12 का गुणनफल में मिलेगा। यही था हमारा हाथी, और हाथी दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को। नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? पहला बीजिंग, दूसरा सिंजियांग, तीसरा लंदन, चौथा काहिरा। आपका यहाँ पर सही जवाब है सिंजियांग। सिंजियांग जो है चीन का एक प्रांत है और दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। आपको तो मजा आ गया होगा, हमको भी मजा आया था, लेकिन जब रिपोर्ट आगे पढ़े ना तो हिल गए हम। ये 2020 का रिपोर्ट है। इसमें 1 से 10 तक जाइएगा ना, 1 से 10 तक का प्रदूषित शहर का नाम में, तो पहला स्थान तो सिंजियांग का है। उसके बाद दूसरा से लेकर 10वां तक पूरा का पूरा भारत का ही है। दूसरा स्थान गाजियाबाद का है। 9वां स्थान लखनऊ का है जो अभी ऊपर में आप पढ़ चुके हैं जैविक खेती वाले प्रश्न में। और आपको 10वां स्थान आपको दिल्ली का है। अगर पूछेगा दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी है ना, किसी देश का राजधानी कौन है, तो वो दिल्ली है, और वो इसमें 10वें स्थान पर अपना स्थान बना के रखी हुई है बहुत अच्छा नंबर के साथ। अब देखिएगा, अगर आपको पूछेगा कि दुनिया के प्रदूषित 30 शहरों में 22 शहर किस देश के हैं, तो उसमें भी भारत ही है। अब आपको लग रहा होगा कि भारत में इतना पोल्यूशन क्यों है, तो उसका कारण है यहाँ पर का परिवहन, भोजन के लिए ईंधन है, बिजली उत्पादन है, उद्योग धंधा है, कचरा जलाना है, पराली जलाना, इन सब के कारण यहाँ पर इतना ज्यादा पोल्यूशन है। अब थोड़ा सिंजियांग पढ़े तो सिंजियांग के बारे में जानिए। चीन का एक शहर है। सिंजियांग का अर्थ होता है नया सूबा, नया क्षेत्र या नया राज्य, इसका अर्थ होता है। यहाँ पर का खासियत क्या है, बहुत इसको पेपर में आता होगा, पढ़े होंगे लेकिन जानते नहीं होंगे, आज जान लीजिए। यहाँ पर जो लोग हैं वो तुर्की नस्ल, तुर्की जाति के लोग यहाँ पर आकर रहते हैं ये। और इन लोगों का कहना है कि ये लोग जो चाइना वाला है हम लोग को जबरदस्ती बंदी बनाकर रखा हुआ है और अपने देश में मिलाकर रखा हुआ है, लोग विरोध करते हैं। यहाँ जो एक मुसलमान पाए जाते हैं उन मुसलमानों को उइगर मुसलमान कहते हैं, है ना। बहुत सारे न्यूज़पेपर, टेलीविजन वगैरह, रेडियो वगैरह में आप सुने होंगे, देखे होंगे, नेट वगैरह में देखे होंगे। यही उइगर मुसलमान यही सिंजियांग क्षेत्र में रहते हैं, और ये लोग चीन से आज़ादी चाहते हैं, है ना। तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? सिंजियांग, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, मारिजुआना किस देश में वैध हुआ? पहला ऑप्शन भारत, दूसरा ऑप्शन अरब, तीसरा ऑप्शन कनाडा, चौथा ऑप्शन पाकिस्तान। तो इसका जो सही जवाब है कनाडा, और कनाडा में अभी जाकर ये वैध हुआ है। अभी तक भारत में ये अवैध है। अभी अवैध काहे है भाई? पहले वैध था, 1985 तक ये वैध था गांजा भारत में। मैरिजुआना मिस गांजा होता है, ये वैध था। उसके बाद ये अवैध करवाया गया, एक षड्यंत्र के तहत इसको अवैध करवाया गया। उसको हम बताएंगे, पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए। वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया में 54% लोग गांजा पीते हैं, 54% लोग गांजा पीते हैं। और कोकेन जो है, कोकेन एक प्रकार का नशा होता है, उसको 12% लोग यूज करते हैं। हीरोइन जो है उसका 12% यूज करते हैं। 1961 में आपको अमेरिका का राष्ट्रपति जो थे वो थे जॉन एफ कैनेडी। वो एक ड्रग कन्वेंशन करवाई यूएनओ में और बोले कि गांजा को अनलीगल किया जाए, और अनलीगल किया जाए तो भारत को ही बुलाया गया, भाई आप भी यूएनओ के सदस्य साइन कीजिए। तो बोले कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग साइन नहीं करेंगे। काहे? हमारे यहाँ इससे दवा बनता है, आयुर्वेदिक दवा सबका निर्माण होता है, हम लोग नहीं करेंगे।
नहीं किए। लेकिन 1985 में समय बदला, प्रधानमंत्री बदले, आपको आ गए, आपको हमारे प्रधानमंत्री हो गए आपको राजीव गांधी। राजीव गांधी और वहां का जो राष्ट्रपति हो गया वो हो गया रोनाल्ड रीगन। वो तुरंत इनको बुलाया और बोला कि आओ। जब ये गए तो बोले कि इस पे साइन करो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर बहुत सारा प्रतिबंध लगा देंगे, ये वो हेन तेन करके इनको डरा दिया गया। तो ये उस पर जाकर साइन कर दिए और 1985 में जो भांग, ये आपको जो गांजा है ये अवैध हो गया। गांजा, इंग्लिश में मारिजुआना कहते हैं, वो आपको भांग के पौधे से ही निकलता है। भांग को इंग्लिश में कैनबिस कहते हैं। भांग का पौधा से भांग निकला और भांग के पौधे से गांजा निकला। भांग यहाँ पर वैध है लेकिन आपको गांजा अवैध है। उसका कारण क्या था, ये अवैध करवाने के बाद क्यों आया, क्यों करवाया गया, तो जान लीजिए। इससे ना आपको भूख का, डायबिटीज का, डायरिया का, जॉन्डिस का, पेन किलर, कैंसर, इस सब का दवा बनता था। आयुर्वेदिक दवा बनता था, सस्ते दाम में बाजार में मिलता था। अब हमारे यहाँ बैंड करके, वो अपने यहाँ नहीं बैंड किया, अपने यहाँ उसको वैलिडे रखा, उस अपने यहाँ वो वैध था और वहां पर इंग्लिश दवा बना बना के हम लोग के यहाँ वो मार्केटिंग किया, ज्यादा दाम में बेचा और कमाया। इस कारण से 1985 से लेकर आज तक ये गांजा जो है हमारे यहाँ अवैध है और भांग जो है अभी भी वैध है। तो भारत सरकार में एक मंत्री हैं, महिला, जो मेनका गांधी जिनको कहते हैं हम लोग, मेनका गांधी जिनका नाम है, वो भारत सरकार के सामने एक मसौदा तैयार करके भेजी है कि आप पूरा इस पर छूट मत दीजिए लेकिन आंशिक बदलाव जरूर कीजिए ताकि यहाँ भी उससे दवा का निर्माण हो सके। यही है आपको मारिजुआना गांजा। आपका अगला प्रश्न है, 2018 में हत्या हुए सुजात बुखारी कौन थे? पहला ऑप्शन अभिनेता, दूसरा ऑप्शन खिलाड़ी, तीसरा ऑप्शन संगीतकार, चौथा ऑप्शन पत्रकार। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो है पत्रकार। और ये सुजात बुखारी की हत्या 14 जून 2018 को हुई थी। ध्यान दीजिएगा, ये भारतीय कश्मीरी पत्रकार थे, मतलब कश्मीर साइड के, भारत साइड का जो कश्मीर है, कश्मीर दोनों साइड है, पाकिस्तान में भी इधर भी है ना। तो बजरंगी भाईजान में आप सुने भी होंगे। तो भारतीय कश्मीर, जो भारतीय कश्मीर है वहाँ के पत्रकार थे। ये अमेरिकी समाचार पत्र राइजिंग कश्मीर के प्रधान संपादक हुआ करते थे। देखिए, पत्रकारों की हत्या आम बात है, बहुत हत्या हुआ है इनका, जैसे बहुतों पत्रकार का हत्या हुआ। 2020 में एक पत्रकार थे जिनकी हत्या हुई, तो दो देशों के बीच में, सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में तकरार हो गया था। उस पत्रकार का नाम था जमाल खशोगी। और अमेरिका का कहना है, अमेरिका दावा करता है कि हत्या जो है अरब के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान वो करवाए हैं। 2020 में दिसंबर के समय में 2020 में एक और पत्रकार की हत्या हुई थी। वो बलूचिस्तान की पत्रकार थी, वो बलोच पत्रकार थी। वो पाकिस्तान से अलग होने वाला एक देश है बलूचिस्तान, उसका ये लोग डिमांड करते हैं। उन पत्रकार का नाम था, महिला पत्रकार का नाम था करीमा बलोच, और उनकी हत्या कनाडा में हुई थी। ये इनकी हत्या के बाद इनको लोग ज्यादा जानने लगे, मीडिया में बहुत ज्यादा फैल गई। उसका कारण था इनकी हत्या वायरल हुई थी। 2016 में ये मोदी जी को राखी भेजी थी। पत्रकार जान रहे हैं तो पत्रकार में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो पुलित्जर पुरस्कार है। उसकी स्थापना 1917 में हुई थी। हंगरी के एक व्यक्ति थे, पत्रकार थे, जोसेफ पुलित्जर, उन्हीं की याद में अमेरिका ये पुरस्कार देता है। 1917 से शुरू है। और अभी भारतीय मूल की एक महिला है, मेघा राजगोपालन, उनको यह पुरस्कार मिला है। अब उनको यह पुरस्कार क्यों मिला है ये जानिए। तो चीन में डिटेंशन कैंप है जहां पर उइगर मुसलमानों को चीन रखता है और उनको तरह तरह से प्रताड़ित करता है। उसको ये सैटेलाइट कैमरा द्वारा रिकॉर्ड करके पूरा वर्ल्ड को दिखाई, इसलिए पुलित्जर पुरस्कार इनको दिया गया। अभी अभी तुरंत आप सिंजियांग प्रांत जो पढ़े हैं, प्रदूषित शहर में सिंजियांग प्रांत, उइगर मुसलमान, वहां वाला बताया, वो वाला आंसर यहाँ पर फिर आ गया आपको, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, मेघा राजगोपालन को उइगर मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में रखकर प्रताड़ित करने के लिए जो रिकॉर्डिंग की और दुनिया को दिखाई, उनके लिए इनको ये पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके डिस्क्रिप्शन की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट में भी आप डाल सकते हैं, हम उसको पढ़ते हैं। आपका कोटि 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 धन्यवाद।